नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालेंगे जो हाल में काफी सुर्खियों में रहे हैं। मतलब कुछ बड़े कानूनी मामले हैं भारत से। आज का हमारा मकसद है इन खबरों की जरा तह तक जाना, देखना कि असल में क्या चल रहा है। बिल्कुल। इसमें हम देखेंगे जैसे वित्तीय धोखाधड़ी है, फिर न्यायपालिका से जुड़े सवाल भी हैं, विमानन सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा में चूक, कई अलग अलग पहलू हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मामला उठाते हैं मुंबई से। यहाँ की जो आर्थिक अपराध शाखा है ईओडब्ल्यू, उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चौहान उनको गिरफ्तार किया है। अच्छा। आरोप है करीब 7.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का। कहा जा रहा है कि ठाणे और पुणे में सरकारी जमीन पर कुछ डेवलपमेंट राइट्स दिलाने का झूठा वादा किया था इन्होंने। ओके। और मामला देखिए 2015 से 2024 तक का है, मतलब काफी लंबा चला ये। हाँ, ये तो बहुत लंबा समय है। और इसमें बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये ज्यादा चिंताजनक है कि कैसे मतलब ऊंचे रसूख वाले लोग, उनके रिश्तेदार कैसे सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये कितना कितना फैला हुआ हो सकता है। और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है कि वो बिना किसी दबाव के जांच कर पाएं। बिल्कुल, खासकर जब इतने प्रभावशाली लोग शामिल हों, उनकी जांच की प्रभावशीलता पर सवाल उठता है। अच्छा, अब वित्त से हटकर थोड़ा न्यायपालिका की तरफ देखें तो वहां भी एक गंभीर मामला है। हाँ, वो हाईकोर्ट जज वाला मामला है ना? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था और उस पैनल ने हाईकोर्ट के एक जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने की सिफारिश की है। महाभियोग, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और वजह भी देखिए, उनसे जुड़े एक स्टोर रूम में काफी मात्रा में अधजली नकदी मिली है। अधजली नकदी, अरे बाप रे। हाँ, और जांच पैनल का कहना है कि जज और उनके परिवार का इन पैसों पर गुप्त या सक्रिय मतलब सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। इसका असर क्या देखती हैं आप न्यायपालिका की साख पर? असर तो बहुत गहरा है। देखिए, ये न्यायिक जवाबदेही मतलब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा सिग्नल है। एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के खिलाफ ऐसी कार्रवाई, भले ही अभी सिफारिशी हो, ये दिखाता है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी जांच से परे नहीं हैं। हाँ, ये बात तो है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है शायद। बिल्कुल। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों। सही बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और सेक्टर जहां निगरानी की कमी दिख रही है, वो है एविएशन, विमानन। हाँ, यहाँ डीजीसीए जो हमारा एविएशन रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एयर इंडिया को चेतावनी दी है। अच्छा, किस बारे में? मामला है 3 एयरबस A320 विमानों का। इनके जो एस्केप स्लाइड्स होता है ना, हाँ, वो इमरजेंसी वाले। बिल्कुल, उनका जो जरूरी इंस्पेक्शन होना था वो टाइम पर नहीं हुआ। कुछ मामलों में तो 3 महीने से भी ज्यादा लेट। 3 महीने? ये तो बहुत ज्यादा है। और चिंता की बात यह है कि इनमें से एक विमान तो दुबई और रियाद जैसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी उड़ता रहा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बिना जरूरी सुरक्षा जांच के? हाँ, ये तो सीधे सीधे यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एस्केप स्लाइड्स तो मतलब आपात स्थिति में सबसे जरूरी चीजों में से हैं। वही तो। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रियात्मक चूक नहीं है। ये तो गंभीर लापरवाही है जिसका सीधा असर हो सकता था, और वो भी तब जब महामारी के बाद एयरलाइंस वापस पटरी पर आ रही हैं। रेगुलेशन तो और सख्त होना चाहिए था। क्या सिर्फ चेतावनी देना काफी है ऐसे मामलों में? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। इस घटना से रेगुलेटर की अपनी प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े होते हैं। और देखिए, लापरवाही का एक और दुखद उदाहरण हमें मिलता है तमिलनाडु के शिवकाशी से। शिवकाशी, हाँ, वो पटाखा फैक्ट्रियों वाला इलाका। बिल्कुल। वहां मद्रास हाईकोर्ट ने अधिकारियों को बहुत सख्त फटकार लगाई है, क्योंकि वहां पटाखा यूनिट्स में जो बार बार घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोकने में वो नाकाम रहे हैं। और वहां के आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। शायद 2019 से 2023 के बीच 131 मौतें हुई हैं और 146 लोग घायल हुए हैं सिर्फ इन दुर्घटनाओं में। सोचिए, 131 जानें चली गईं, और अदालत ने इसके लिए पैसों यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेगुलेटर्स सबको जिम्मेदार ठहराया है। सवाल यह है कि इतनी जाने जाने के बाद भी हालात सुधरे क्यों नहीं? यही तो असल मुद्दा है। ये दिखाता है कि सिस्टम में, रेगुलेशन में कितनी बड़ी खामियां हैं। एक स्ट्रक्चरल फेलियर है ये।
इसीलिए अदालत ने अब कहा है कि विस्फोटक अधिनियम को सख्ती से लागू करो, रेगुलर सेफ्टी ऑडिट करो। ये याद दिलाता है कि सुरक्षित माहौल में काम करना एक संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, खासकर ऐसे खतरनाक उद्योगों में। और जब रेगुलेटरी एजेंसियां फेल होती हैं तो फिर कोर्ट को दखल देना पड़ता है, पर तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो अगर हम इन चारों मामलों को एक साथ रखकर देखें, मतलब एक तरफ वित्तीय धोखाधड़ी, दूसरी तरफ न्यायपालिका पर सवाल, फिर विमानन सुरक्षा में चूक और ये औद्योगिक लापरवाही, तो एक पैटर्न सा दिखता है ना? हाँ बिल्कुल, ये मामले भले ही अलग-अलग सेक्टर के हों, लेकिन सब में कहीं ना कहीं एक ही बात उभर कर आ रही है: निगरानी की कमी, जवाबदेही की कमी और नियमों को लागू करने में ढिलाई। चाहे वजह व्यक्तिगत लालच हो या फिर पूरे सिस्टम की खामियां, नतीजा गंभीर होता है और असर पड़ता है आम लोगों पर। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि ये हालिया कानूनी और नियामक मामले सिर्फ अखबारों के सुर्खियां नहीं हैं, ये कहीं ज्यादा गहरे मुद्दे उठाते हैं। हाँ, व्यक्तिगत ईमानदारी से लेकर संस्थागत निगरानी तक कई स्तरों पर चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात यह है, एक सवाल जो मन में आता है कि क्या ये जो अलग-अलग क्षेत्रों में हमें ये उदाहरण दिख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ अकेली घटनाएं हैं या फिर ये किसी बड़ी एक ज्यादा व्यापक प्रणालीगत समस्या का संकेत है, जहां जवाबदेही और प्रभावी रेगुलेशन लगातार कमजोर पड़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।